हेलो स्टूडेंट्स, श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन 10th क्लास में आपकी जो एसएसटी सब्जेक्ट चलती है, सोशल साइंस जिसे बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को पूरी साल में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीज़ अपन इस पे देखेंगे। ये सिलेबस में आप लोगों को आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं, या यूं कहें कि आपके 4 पार्ट में बुक डिवाइड है। आपके 4 पार्ट में बुक डिवाइड है, जिसमें पहली ये ऊपर आपको दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो 4 है ये आपकी 4 बुक है। तो 4 बुक में आप लोगों को पूरी सामाजिक जो है वो बताई गई है। इसमें अलग अलग बुक का अलग अलग नाम है। मैं आपको बुक का नाम बता रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम साथ में पूरा सिलेबस समझा रहा हूँ। अच्छे से आप लोगों को वीडियो को देखना है, ठीक है। इसमें जैसे पहला है भारत और समकालीन विश्व। पहला है भारत और समकालीन विश्व, ये आपकी बुक का नाम है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। ये जो बुक है ये आपके 20 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की आएगी? 20 मार्क्स की आएगी। इसके अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, उस चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहले अपन ने बुक की बात कर ली, उसके बाद में अपन को दे रखा है समकालीन भारत। समकालीन भारत को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टेम्पररी इंडिया, ठीक है। तो ये समकालीन भारत हो गया। ऊपर तो विश्व के साथ में भारत की चर्चा करेंगे, और यहाँ पे बुक में अपन बता रहे हैं कि भारत की जो समकालीन भारत है उसके बारे में बात करेगा। फिर नंबर 3 पे दे रखा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है लोकतांत्रिक जो राजनीति होती है, अपनी पॉलिटिक क्या है, अपने इंडिया में किस प्रकार का शासन चलता है ना, क्या राष्ट्रपति होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, उन सब के बारे में जो चर्चा की जाएगी वो इस बुक में की जाएगी। फिर लास्ट जो बुक आपकी है वो है इकोनॉमिक्स, जो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसको हिंदी में अपन बात करें तो बोलते हैं आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। तो ये 4 बुक आपकी दे रखी है। तो 4 बुक के बाद में अपन यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं पहली बुक में क्या क्या चैप्टर अपन को पढ़ना है। तो ये जो पहली बुक है यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पूरा विस्तार से बता रखा है। ये देखो, ये जो मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे इकाई फर्स्ट लिखा है भारत और समकालीन विश्व, मतलब इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के बारे में ये पूरी बता रहे हैं। इसमें जो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पहला चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या बोलते हैं? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, यूरोप जो है, यूरोप में क्या क्या हुआ था, यूरोप के अंदर जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतिकारी जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। मतलब पूरे यूरोप में जितने भी देश अपने आते हैं, यूरोप जो है उसमें बहुत देशों से मिलकर एक यूरोप जो बना हुआ है, उसमें जो जितने भी देश आते हैं उसके बारे में सारी बातें यहाँ पे पढ़ी जाएगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह जो, ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना ना। तो ये सारा है इसमें अपन पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब कुल मिला के बात है कि अपन राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में है ना, तो वो कहाँ पे पढ़ेंगे? पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 2 में बता रखा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। वो तो अपन ने यूरोप में पढ़ी, अलग अलग देशों का पढ़ लेंगे। उसके बारे में बता रहा कि भारत में यूरोप जो है, भारत में राष्ट्रवाद का नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका भारत में उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, वो सारी जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत चलाई जाएगी, इसके अंतर्गत पढ़ी जाएगी। इसमें जैसे अपन ने पढ़ रहे हैं, पहला बता रहा प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, सामूहिक, ठीक है, सामूहिक अपनेपन का माप जो है वो चीज है। तो वो सारा जो है वो अपन यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यूँ कहें कि भारत में अपना जो राष्ट्रवाद का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ था, वो अपन सारी बात कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो इस सेकंड चैप्टर में पढ़े। ये जो बुक अपनी हिस्ट्री की बुक, अपने इतिहास के बारे में बताएगा कि अपना इतिहास जो था वो क्या था, महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार के आंदोलन का सहारा लिया था, खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, ये सारी जो बातें हैं ना, विश्व युद्ध क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, वो जितनी भी बातें हैं वो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
चैप्टर नंबर 3 जो है इसका, चैप्टर नंबर 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, ये बोल रहा है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें ये बताएगा कि आधुनिक युग से पहले अपने भारत की स्थिति क्या थी, मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उससे पहले क्या थी, 19वीं शताब्दी के मतलब अपने अंग्रेजों का शासन कैसा था, अंग्रेजों ने जो अपने ऊपर राज किया था उसके बारे में अपनी जो पूरी स्टडी है वो यहाँ पे की जाएगी। महायुद्ध के बीच अपनी अर्थव्यवस्था, जो अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था उस समय जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो कैसी थी, मतलब कुल मिला के जो है अपन इसमें अपने जो आधुनिक आज़ादी से पहले का जो भारत था अपना उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसमें बता रखा है आधुनिकरण का युग, द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन का अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो अपना आधुनिकरण हुआ है कैसे हुआ है। आधुनिकरण का मतलब है कि पहले अपने भारत में इतने इंडस्ट्री वगैरह नहीं हुआ करती थी, पहले जो अपना जो रोजगार का साधन था, एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स था वो अलग था। आज वर्तमान में आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री है भारत में हो गई है, हर एक चीज यहाँ पे बनने लग गई है। तो वो चीज है औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था, हाथ और श्रम का माप शक्ति क्या है, मतलब वो सारा थी। उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसा था, अंग्रेजों के समय औद्योगिकरण की स्थिति क्या थी, आज वर्तमान में औद्योगिकरण की स्थिति क्या है, किस प्रकार से नई नई फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित हुई है, वो सारी जो बातें हैं वो अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं, वो इस 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो 5th चैप्टर है, इसका 5th चैप्टर है कौन से का, हिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं। इसमें ये बता रखा 5th मुद्रण संस्कृति, ये बता रखा है इसमें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्या बता रखा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये इसके बारे में शुरुआती मुद्रित जो पुस्तकें थी वो कौन सी थी, यूरोप में मुद्रण का आना, मतलब कुल मिला के ये बता रहा है कि जो अपना कल्चर था वो किस प्रकार से अपने ऊपर एप्लीकेबल हुआ था, वो सारी जो बातें हैं, मुद्रण क्रांति और इसका प्रभाव क्या था। ठीक है, 19वीं शताब्दी जो थी 19 का जो समय था उस समय पे अपन कैसे थे, क्या अपनी स्थिति थी, अपने बिजनेस की स्थिति क्या थी, अपनी इंडस्ट्री की स्थिति क्या थी, अपना कल्चर उस समय कैसा था, आज वर्तमान में अपना कल्चर कैसा है, वो सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थी अपनी पहली बुक के बारे में चर्चा हुई। इसके बाद में अपन ने मैंने बताया था कि दूसरी जो बुक थी आपकी वह है कॉन्टेम्परेरी इंडिया, मतलब समकालीन भारत। समकालीन भारत की अगर बात करें इसमें अपन जियोग्राफी से रिलेटेड बातें अपन पढ़ेंगे कि अपना जो जियोग्राफिकल जो नेचर है वो कैसा है, अपनी स्थिति कैसी है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, संसाधनों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, भारत में संसाधन का जो प्लानिंग है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो सारा कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस जो संसाधन है, संसाधन क्या होते हैं, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। आज कोई भी देश बिना रिसोर्सेज के डेवलप नहीं हो सकता है, चाहे अपन वो प्राकृतिक संसाधन माने, चाहे वो इंसान द्वारा निर्मित संसाधन मानो, हर एक संसाधन प्रत्येक देश को डेवलप करने में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। वो सारे अपन इसमें पढ़ेंगे, संसाधन के थ्रू अपन विकास किस प्रकार से करेंगे। फिर नंबर 2 चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो किस प्रकार के हैं, वन जो है वो संसाधन किस प्रकार से, जैसे जंगल से लकड़ियां मिल जाती है, वन्य जीवों से भी अपन को अनेक प्रकार के संसाधन मिल जाते हैं। भारत में जैव विविधता वगैरह कैसी है, कितने प्रकार के जैव रहते हैं, ये सारी जो सिस्टम है वो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। भारत में वनस्पति और जीव जो लुप्त हो रहे हैं उसका क्या कारण है, ठीक है, वो सारा सिस्टम अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, आप थोड़ा जो भी है इसमें आप लोग लिख लेना अपना, ये जो मैं आपको स्क्रीन दिख रही होगी स्क्रीन, उससे आप अपना सिलेबस अपनी नोटबुक में राइट कर लेना साथ में। ठीक है, फिर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। क्या है कि वाटर रिसोर्सेज, आज आपको पता है कि जो अपना भारत देश है उसमें जल जो है वो जल की क्या स्थिति है, जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जल की कमी हो रही है, अपन आए दिन देखते हैं कि जल की कमी से ना कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उनका किस प्रकार से कंजर्वेशन किया जाए, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आपको बताया जाता है कि बरसात का पानी आप इकट्ठा करो, ठीक है, अलग अलग प्रकार की नदी परियोजनाएं चलती रहती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वगैरह चलती है। तो जल से संबंधित जो भी बातें हैं, जल समस्या है, जल का वर्षा का जल संग्रहण है, वो सब जो है वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं।
फिर आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आप सब लोग जानते हो, कृषि क्या होती है, कृषि के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार की जो फसलें होती है, अपने रबी और खरीफ की जो फसलें होती है, कौन से मौसम में कैसी फसल होती है, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं वो अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कृषि के अंतर्गत भी जो अपन देखें कि किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, वो सब कुछ जो है वो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले। कृषि से संबंधित बातें कहाँ पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट चैप्टर, अपन बात करें खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन की ये बात कर रहा है, तो खनिज और ऊर्जा संसाधन में अपने क्या पढ़ेंगे, कोयला है, लोहा है, इस्पात है, ये जितने भी माइंस वगैरह होती है, वो सब कुछ अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कौन से में, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा क्या स्रोत है, खनिज कहाँ से होता है, कोयला है, लोहा है, सोना चांदी, लेन देन जितना भी है वो सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि अपने पास में जो भी कच्चा माल होता है, कच्चे माल से अपन को निर्मित माल जो है फिनिश्ड गुड किस प्रकार तैयार किया जाता है। आपको पता है कि रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से अपन क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड का निर्माण कर लेते हैं। अब रॉ मटेरियल के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो कहाँ से आता है, वो सोर्सेज जो होता है वो अपन को कई जंगल से मिलता है, अलग अलग। जैसे अपन को कोई एक चेयर बनानी है, तो चेयर बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी एक कच्चा माल है, उससे अपन निर्मित माल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। एक अपन इसमें जो लास्ट चैप्टर आएगा अपना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाएगा। परिवहन क्या है, ठीक है, ये रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, जितना भी कुछ है वो सब कुछ अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, है ना। अपना जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है, वो सारा कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये दो बुक का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। इसके बाद में मैं आपको तीसरी जो है अपनी उसका सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तीसरी जो राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब वही है, इसके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। मतलब ये पॉलिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि अपना देश जो है किस प्रकार से शासन करता है, देश की शासन व्यवस्था क्या है, ठीक है, किस प्रकार से इसमें राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है उसका काम होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या काम करता है, किस प्रकार अपनी इलेक्शन जो सिस्टम होता है, वो सब कुछ है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, कि अपना जो सिस्टम होता है, सत्ता होती है, वो किस प्रकार से काम करती है। एक दूसरे के पास में पावर होते हैं, अधिकार होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अधिकार शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा अपन इस राजनीति जो पॉलिटिक्स की बुक है उसमें पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर का नाम आएगा संघवाद, ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, इसमें संसद भी है, लोकसभा भी है ना, अलग अलग स्तर की अपन इसमें बात करेंगे, विधानसभा भी है, तो ये जितना भी है वो सब कुछ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में बोल रहा है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा जाएगा इसमें कि क्या क्या समानताएं, क्या क्या असमानताएं होती है, ठीक है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का कारण क्या था, किस प्रकार से समाज में भेदभाव होता है, वो सब कुछ है। लोकतंत्र अपन को इस बारे में बताएगा। तो लोकतंत्र के बारे में जो होता है वो सब कुछ अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर चौथा चैप्टर क्या कहता है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, मतलब ये बता रहा है कि आज वर्तमान में जो इलेक्शन का माहौल हो गया वो जाति धर्म के आधार पर होने लग गए हैं। तो जाति धर्म का क्या सिस्टम है, किस प्रकार से ये अपने पॉलिटी का हिस्सा बना है, ठीक है, राजनीति का हिस्सा क्यों बना है, क्या कारण था, वो सब कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन 5th चैप्टर पढ़ेंगे जन संघर्ष और आंदोलन, की अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रगल्स हुए थे, जो अपने सारा सिस्टम है ना, कि नेपाल और बेल्जियम जो है उसका जन संघर्ष क्या है, लामबंदी और संगठन के बारे में, दबाव समूह और आंदोलन वगैरह, ठीक है। तो ये जितने भी जो है वो सारा कुछ है ना वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में 6th जो चैप्टर है अपनी ये पॉलिटी का जो है, इसमें आपने 8 चैप्टर दे रखे हैं। पॉलिटी में काफ़ी चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को अपन थोड़े आराम से ढंग से पढ़ेंगे उस समय। अभी तो मैं क्या है कि सिलेबस आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों के पास में सिलेबस भी तो होना चाहिए ना। आप लोग अगर बुक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो सब कुछ अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे दे रखा है
कि राजनीतिक दल की पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो कौन सी है जी। अब आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है ना, आम आदमी पार्टी है, ऐसे करके बहुत सी पार्टियां अपने भारत में बनी हुई 46-47 के लगभग अपनी पार्टीज यहाँ पे काम करती। तो वो किस प्रकार से काम करती है, उनका जो मुखिया होता है वो किस प्रकार से सेलेक्ट होता है, ठीक है, वो इलेक्शन किस प्रकार से लड़ते हैं, ये सारी जो राजनीतिक पार्टीज वगैरह है ना, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके बारे में अपन चैप्टर में इसमें अध्ययन करेंगे। कौन सी पार्टी का क्या निशान होता है, बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है ना, ऐसे अलग अलग पार्टीज है, वो सब यहाँ पे सिंबल्स भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है, लोकतंत्र की जो डेमोक्रेसी है उसका क्या रिजल्ट है, लोकतंत्र अपने ऊपर किस प्रकार से अपने को जीना सिखाता है, किस प्रकार से अपन को फ्रीडम देता है, ठीक है, वो सारे कुछ अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये सारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लोकतंत्र जो है संविधान का हिस्सा है, समझ रहे हो। उसके बाद में अपन बात करें लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी की बात करेंगे, चुनौतियों के बारे में सोचना, किस प्रकार की समस्या आती है, उस समस्याओं का सामना करना, ये सब कुछ जो है वो अपन इस पॉलिटी की बुक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपनी एक जो बुक बच गई लास्ट वाली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अपन देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखेंगे कि आर्थिक विकास जो है वो किस प्रकार से अपने यहाँ पे काम करता है। तो आर्थिक विकास में सबसे पहला चैप्टर विकास का ही है, विकास के बारे में पढ़ेंगे, विकास किस प्रकार का होता है, विकास क्या होता है, विकास के अलग अलग व्यक्तियों के जो अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं, है ना, इनकम के आधार पर लोगों के गोल अलग हो जाते हैं, वो अलग डेवलप होते हैं, कम पैसे वाले कम डेवलपिंग में जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, विकासशील विकसित देश क्या होते हैं, ये सारी बातें अपन इस डेवलप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अलग अलग प्रकार के जो इकोनॉमिक सेक्टर बने हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, जिसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उन सब का अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा आप सब जानते हो, मुद्रा क्या होती है, बैंक क्या होती है, मुद्रा का जो है फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, पैसों जो कहाँ से आते हैं, पैसों को अपन किस प्रकार से निवेश करते हैं, पैसों से लेन देन और बैंकों से संबंधित जितना भी काम है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटलाइजेशन है, ये सब सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था। 1991 में जो है इसका शुरुआत हुई थी, मनमोहन सिंह जो उस समय थे वो उसको लेके आए थे ग्लोबलाइजेशन वगैरह को। तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, लिक्विडाइजेशन ये होता क्या है, इसके बारे में सब कुछ अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक आपका लास्ट चैप्टर और बच गया इकोनॉमिक्स का, वो है उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, आप लोगों के क्या क्या राइट्स है, किस प्रकार से आप लोग काम करते हो, आप कोई मार्केट से कुछ लेने जाते हो तो आपको क्या क्या अधिकार होता है ना, सही चीज लेने का अधिकार है, आपको जो माप वगैरह दिया जाता है वो कम नहीं दिया गया हो, आपको ना चयन करने का अधिकार है, सिलेक्शन का आपको भी राइट दिया जाता है कि आप दो चीजों में से एक अच्छी वाली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई जबरदस्ती आपके साथ में नहीं कर सकता। वो कंज्यूमर जो अपने इसमें राइट्स वगैरह है वो सब कुछ पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ अपने साथ में, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1872 था, आज वर्तमान में कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया, 2019 में इसको संशोधित कर दिया। उसके क्या क्या नियम है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये था बच्चों आज आपका सिलेबस के बारे में मैंने बात की है। ये एसएसटी सोशल साइंस का मैंने पूरा सिलेबस बता दिया। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से इस वीडियो को देख लें। उसके बाद में अपन पहला चैप्टर है कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।